Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes friends, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बैंकिंग सेक्टर और उस बैंकिंग सेक्टर में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड फाउंड इन द बैंकिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन, यानी इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, दैट इज़ आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. तो काफ़ी न्यू इम्प्रूवमेंट जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में आ गई हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न कि व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज faced by banking sector in our Indian economy in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. तो आज हम डिस्कस करेंगे उनके डिफरेंट इश्यूज, यानी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलरली कुछ फेस होते हैं, स्पेशली आफ्टर पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड. नाउ ये जो बैंकिंग सेक्टर है विच इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, जो हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की पूरी कैपेसिटी रखते हैं और ईच एंड एवरी सेक्टर को वो हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं इन बैंकिंग सेक्टर को डे आफ्टर डे या ईयर आफ्टर ईयर न्यू प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ में के थ्रू उनमें काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. तो बैंकिंग सेक्टर इज ओवरऑल परफॉर्मिंग वेरी वेल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम इश्यूज, यानी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है, अप्स एंड डाउन्स जो है, जैसे बिजनेस में आते हैं वैसे बैंकिंग सेक्टर्स में भी दिखाई देते हैं. तो उनमें से हम कुछ इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारा बैंकिंग सेक्टर फेस करता है, दैट इज़ बैड डेट्स. बैड डेट्स यानी जो लोन का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट इट इज़ नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन. जिन्होंने लोन अक्वायर किया but they are unable to repay the loan amount or the interest amount, then in that case the banking sector has to suffer huge losses. उन्हें लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं. तो ये बैड डेट का जो अमाउंट है ये हमारी बैंकिंग सेक्टर्स के लिए इन रिसेंट टाइम में हमने देखा है बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है. और स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कारपोरेट फील्ड में से थे उन्होंने बैंक से बहुत बड़ा लोन देके वो बैंक्स को वापस नहीं किया, और नॉट ओनली उन्होंने वापस नहीं किया लेकिन वो तो इंडिया छोड़ के ही बाहर भाग गए. जैसे आपने देखा विजय माल्या का केस, आपने देखा नीरव मोदी का केस, हमने देखा मेहुल चोकसी का हमने देखा, या ऐसे ही कुछ 40 और बड़े फिगटिव्स हैं जिन्होंने बैंक्स के साथ फ्रॉड किया. तो उनके अमाउंट को हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स. वो बैड डेट्स का जो प्रॉब्लम है इट इज़ अ ह्यूज क्राइसिस और प्रॉब्लम विच इज़ जनरली फेस्ड बाय बैंकिंग सेक्टर. और पता है ये अमाउंट अगर हम कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी फिगर्स जो है इन लैक्स करोड़ में दिखाई देती है, जो जनरली है एक नॉर्मल फिगर तो हम ज़रूर बोलते हैं कि अप टिल 31 मार्च 2018 जो हमारा पूरा इंटायर बैंकिंग सिस्टम था उनका बैड डेट्स का जो लेवल था, आपको सरप्राइज होगा जान के वो फिगर, इट वाज नियरली 10.25 लाख करोड़, यानी 10.25 लाख करोड़ का बैड डेट्स. और उसमें भी सबसे बड़ा अमाउंट जो था, यानी अगर हम बात करें कि सबसे मेजर जो उनका परसेंटेज था वो आपके विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और 40 बहुत बड़े ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका नियरली इसमें बहुत बड़ा जो था वो ओविंग था, यानी आउटस्टैंडिंग उनका ही था, जिन्होंने ये अमाउंट बैंक को रीपे नहीं किया. तो सबसे बड़ा इशू जो होता है जिसकी वजह से बैंक्स को लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं दैट इज़ बैड डेट्स, यानी बैड लोन्स. यानी बैड लोन्स हो जाते हैं व्हेन द पर्सन हु इज़ अनेबल टू रिटर्न अपना इंटरेस्ट का अमाउंट या अपना ईएमआई या अपना लोन का अमाउंट अगर वो वापस नहीं कर पाते हैं तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ बैड लोन. वो बैड लोन हो जाता है और वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, लॉसेस. तो इस तरह से सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारी बैंकिंग अथॉरिटीज़ बैंकिंग सेक्टर के सामने आता है दैट इज़ बैड लोन्स. और अप टिल 31 मार्च 2018 कितना हमने देखा है, 10.25 लाख,
यानी 10.25 लाख करोड़ का बैड लोन है जो अभी तक बैंकिंग सेक्टर ने पब्लिक को तो दिया है, but public are unable to repay the loan as well as interest amount. So this is the huge losses for our banking sector. Now second one है corruption and fraud. जो सेकंड इशू, सेकंड प्रॉब्लम हमारे बैंकिंग सेक्टर के सामने आता है, दैट इज़ द करप्शन एंड फ्रॉड. और उसमें भी इन्वॉल्व कौन होता है? मोस्टली देयर बैंकिंग स्टाफ. वो कुछ करप्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लालच एंड ग्रीडनेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. सो दे विल सैंक्शन देयर लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू दोज पर्सन हु आर अनेबल टू रीपे इट, या देयर इंटेंशंस, देयर प्रोजेक्ट्स, दे आर नॉट वर्थवाइल. उनका क्रेडिटनेस जो है, उनका गुडविल जो है वो मार्केट में अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसे लोगों को लोन सैंक्शन करके दिया है. तो बट नेचुरली जब ऐसे करप्शंस होते रहेंगे, ऐसे करप्ट स्टाफ रहेंगे, तो बट नेचुरल द बैड लोन का प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड इन द बैंकिंग सेक्टर. ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि व्हेन द पर्सन हु आर एक्वायरिंग द लोन, उन्होंने ब्राइब दे के, कुछ न कुछ खिला के, उन्होंने बैंकिंग स्टाफ को अपनी तरफ करके उन्होंने बड़ा लोन सैंक्शन तो करवा लिया, लेकिन उनका लोन प्रोडक्टिव लोन नहीं था. उन्होंने किसी अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया, या किसी और अलग, सपोज इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन के लिए उन्होंने लोन लिया, तो वो प्रोडक्टिव लोन तो हुआ नहीं. इट विल बी कम्प्लीटली एक्सपेंडिचर. तो हाउ दे विल रीपे इट? तो रीपे ही नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये लोन सैंक्शन कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द सम करप्ट स्टाफ. तो कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू सम करप्शन और फ्रॉड बाय द सम पीपल इनसाइड दैट इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग सेक्टर, द ह्यूज लॉसेज आर सफर्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर. तो बैंकिंग सेक्टर का सेकंड प्रॉब्लम इधर भी आता है कि करप्शन और फ्रॉड्स की वजह से भी उनको बहुत सारे लॉसेज सफ़र करने पड़ते हैं. ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन जो आता है साइबर थ्रेट्स. नाउ ये भी एक करंट इशू जो है वो बैंकिंग सेक्टर फेस कर रहा है. इसके लिए आजकल साइबर क्राइम्स को फेस करने के लिए आप देख रहे हो साइबर पुलिस स्टेशन भी अलग रहती हैं जो इस तरह के साइबर से रिलेटेड केसेस को डील करती हैं. अब बैंकिंग सेक्टर में साइबर थ्रेट्स क्यों हैं? साइबर थ्रेट्स इसके लिए क्योंकि आजकल हम कैशलेस इकोनॉमी में जो भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें सम टाइम कुछ ऐसे पर्सन्स रहते हैं जो हम लोग कहें फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं. दे विल ट्राई टू चीट सम इनोसेंट एंड सिंपल पर्सन हु आर अनअवेयर अबाउट सम प्रैक्टिसेस. जैसे किसी से पिन कोड पूछ लिया आपने, अगर उनसे पिन नंबर पूछ लिया, या सपोज़ इस तरह के मैसेजेस आते हैं और वो मैसेजेस से आपको, जैसे एडवर्टाइजमेंट में भी आपको दिखा देते हैं कि आपको इतना बड़ा प्राइस लगा है, आपके अकाउंट में हम इतने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, या आपके नाम का एक गाड़ी है, बड़ा कार है, हम आपके नाम का लॉटरी करके निकला है, उसका इंश्योरेंस करना है, उसके लिए आप इतने अमाउंट जो है इंश्योरेंस का आप हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करो. तो कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि शायद वाह उन्होंने ऐसे मैसेज किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वन अ बिग प्राइज़, करोड़ों का प्राइज़ जीता है और कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करो. और लोग उस लालच में आके वो अमाउंट डिपॉजिट भी कर लेते हैं. या सम टाइम कभी कभी वो ऐसे पर्सन अथॉरिटी बन के वो हमें कांटेक्ट करते हैं और हमारे सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा कुछ इनोसेंट पीपल से बोल लेते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया है, होल्ड हो गया है, आप अपने डेटा दे दीजिए, आपने आधार कार्ड दे दिया, अपना पैन कार्ड नंबर दे दिया या पिन नंबर दे दिया, तो आपके बैंक का पूरा जो अमाउंट होगा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो ये साइबर थ्रेट्स आजकल बहुत होते हैं. बहुत से इनोसेंट पीपल ऐसे ट्रैप हो जाते हैं. इसके लिए टाइम आफ्टर टाइम आरबीआई बहुत से गाइडलाइंस इशू भी करती है, एडवर्टाइजमेंट भी देती है, ताकि पब्लिक शुड अवेयर अबाउट दीज साइबर थ्रेट्स. उनको पता चले कि ये थोड़ी सी भी गलती हमारे बैंक डिपॉजिट के लिए रिस्की हो सकता है. हमें ये कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक अथॉरिटी हमसे ये डेटा शेयर करने के लिए बोलता ही नहीं है. तो इस तरह के साइबर थ्रेट्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर में एक थर्ड करंट प्रॉब्लम है, और जिसमें मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इसका विक्टिम बन चुके हैं.
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नाउ जब हमने रीसेंट ट्रेंड देखा था तो उस रीसेंट ट्रेंड में हमने देखा था कि ये प्रोग्रेसिव चेंजेस हुआ है। हम हमेशा अपने प्रायोरिटी सेक्टर को, यानी एग्रीकल्चर हो, हमारे स्मॉल फार्मर्स हो, मार्जिनल फार्मर्स हो, या माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हो, इन्हें सपोर्ट करना है। उनके लिए टारगेट्स उनको दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें तो दीज प्रायोरिटी सेक्टर्स आर नॉर्मली निग्लेक्टेड, उनको निग्लेक्ट किया जाता है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि उनमें से उनको बैंक अथॉरिटीज़ को लगता है ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा। इनके लिए वो क्या करते हैं, फंड को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट हो, लोन हो, लेंडिंग हो, जहाँ से उनको रिटर्न अच्छा मिले। तो ऐसा देखा गया है कि ऑन पेपर प्रायोरिटी सेक्टर शुड बी गिवन द इम्पोर्टेंस, देना चाहिए। जितना टारगेट उनके लिए रखा गया है, जितने फंड कैपेसिटी उनके लिए केप्ट असाइड करके रखा हुआ है, वो उन्हें देना है। लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है, उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। दे आर नॉर्मली निग्लेक्टेड, उनको निग्लेक्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स देखें, बैकवर्ड एरियाज़ देखें, रूरल एरियाज़ देखें, मार्जिनल फार्मर्स देखें, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है कि सीड्स परचेस करने के लिए उनको लोन फैसिलिटी दी जाती है, या फर्टिलाइज़र लेने के लिए उनको लोन दिया जाता है, या बहुत सारी उनको जो बेसिक अमेनिटीज़ उनको चाहिए, जैसे इरिगेशन के लिए उनको फैसिलिटी चाहिए, पंप चाहिए, या ट्रैक्टर लेना है। तो ऐसे सब बेसिक फैसिलिटीज़ में उनके लिए बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट उनके लिए बहुत से फंड सैंक्शन करती है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ सो मेनी प्रोग्राम्स एंड टारगेट केप्ट असाइड, उनके लिए टारगेट सेट किए जाते हैं, बट दीज सेक्टर्स को प्रायोरिटी अभी भी नहीं दी जाती है। दे आर स्टिल नेग्लेक्टेड, उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है। यानी इन बैकवर्ड एरियाज़ में प्रॉपर लैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है एज़ पर द टारगेट। तो ये भी एक रिसेंट इशू है। दैट इज़ वाई बैकवर्ड एरिया हम जितना चाहते हैं इम्प्रूव हो, अपलिफ्ट हो, वो उतना अपलिफ्ट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को डाइवर्ट करना है, सो दैट देयर पोजीशन शुड बी इम्प्रूव्ड, दे शुड गेट द मोर एंड मोर बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। लेकिन बैंकिंग सेक्टर्स की वो फैसिलिटीज़ अभी तक उन तक पहुँच नहीं पाई हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कैपिटल एडिक्वेसी। अब ये भी एक सीरियस इशू है इन द बैंकिंग सेक्टर। कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी मीन्स जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे हैव टू कीप असाइड सम कैपिटल रेशो, उन्हें कैपिटल रेशो को केप्ट असाइड करके रखना है to protect the deposit and to protect the bank from some uncertain contingencies। अगर फ्यूचर में कुछ बैड लोन्स हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इमरजेंसीज हो जाए, कुछ अनसर्टनिटीज़ हो जाए, तो जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए कैपिटल फंड्स तो होना चाहिए। लेकिन हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक हैं, दे आर नॉट हैविंग द इनफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, CRAR। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे क्या कहते हैं, CRAR, यानी कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो। यानी आपके बैंक्स के पास इतनी असेट्स होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस, इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइड में होना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो कम से कम इन कैपिटल को हम रियलाइज्ड करके जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हम कम से कम रिड्यूस तो कर सकें। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो इनफ नहीं होता है विथ द बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली इन आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर के पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इतना नहीं रहता है कि सपोज़ कुछ लाइबिलिटीज़ हो गया, कुछ अनसर्टनिटीज़ हो गया, बैड लोन्स अराइज हो गया, तो हाउ दे विल रीपे द लोन, कैसे रीपे करेंगे। इससे क्या होता है, पब्लिक का जो फेथ है वो हमेशा टूट जाता है, या जो गुडविल है मार्केट में वो ब्रेक हो जाता है। तो ये सब
तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में मोस्टली हमें दिखाई देता है कि किस तरह से कैपिटल एडिक्वेसी जो होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर फ्यूचर में कुछ बैड लोन्स का प्रॉब्लम हो गया, एक्सेस लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई, तो इट शुड बी बैक्ड, हम उसको रीपे कर पाएँ। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के पास ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यानी CRAR, कैपिटल टू रिस्क असेट रेशो उतना अवेलेबल नहीं रहता है। एंड नॉर्मली ये भी देखा है कि एवरी ईयर जो ये रिस्क का लेवल है इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। यानी रिसेंटली हमने एक सर्वे किया और उसमें हमने देखा कि ये जो कैपिटल एडिक्वेसी का जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट इट इज़ इंक्रीजिंग 20%, यानी 20% का प्रॉब्लम इट हैज़ बीन इंक्रीज। यानी देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सम bad loans, there is a problem of less capital availability with our banking sector कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ रिस्क अराइज हुई तो दे हैव टू सफ़र ह्यूज लॉसेस। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। लेट्स सी नेक्स्ट अवर इशू इन द बैंकिंग सेक्टर इज पॉलिटिकल प्रेशर। अब ये भी हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रेशर। और इस पॉलिटिकल प्रेशर को मोस्टली हम फील करते हैं एट द सेंट्रल लेवल एज वेल एट स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे बैंकिंग खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसमें अगर स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो वहाँ पे इनका पॉलिटिकल पर्सन्स का बहुत इंटरफेरेंस रहता है, या लोगों को क्रेडिट उनका सेंक्शन करना हो, क्रेडिट अमाउंट सेंक्शन करना हो, या वो वेदर दे आर डिजर्विंग और नॉट, दे आर वर्थवाइल और नॉट, बट द प्रेशर कम्स, प्रेशर आ जाता है। इसके लिए बैंक अथॉरिटीज़ को वो लोन सेंक्शन करके देना ही पड़ता है। तो इस तरह से सम टाइम ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर दिस प्रॉब्लम क्रिएटेड, यानी बैड लोन का प्रॉब्लम जो है इट इज़ क्रिएटेड इन द बैंक्स। जैसे हमने येस बैंक का प्रॉब्लम देखा, PMC बैंक का हमने प्रॉब्लम्स देखा। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ये जो पॉलिटिकल प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो लोन सेंक्शन करके करोड़ों में लाखों में दे देते हैं, लेकिन दे कैन नॉट डिस्क्लोज दिस टाइप ऑफ फीलिंग विद द पब्लिक। क्यों? इससे क्या लगता है उनको, डिपॉजिटर्स का फेथ उनमें कम हो जाएगा, दे विल लूज द गुडविल इन द मार्केट, उनका गुडविल स्पॉइल हो जाएगा। तो हाउ दे विल सस्टेन देयर बिजनेस, वो अपने बिजनेस को कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे? तो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है कि उनका जो क्रेडिट है इंस्टेड ऑफ प्रोडक्टिव साइड इट विल बी डाइवर्टेड टू अनप्रोडक्टिव साइड, या इंस्टेड ऑफ एफिशिएंट स्टाफ दे विल गेट द इनएफिशिएंट स्टाफ रिक्रूटेड इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, इश्यूज जो हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मोस्टली इन इंडियन इकोनॉमी में दिखाई देता है। यस, नेक्स्ट आता है क्राइसिस इन द मैनेजमेंट। क्राइसिस यानी प्रॉब्लम्स, यानी हमारे बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट लेवल पे भी देयर आर सम क्राइसिस। और वो क्राइसिस किस तरह से दिखाई देते हैं? मोस्टली वी ऑब्जर्व इट कि इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर गेटिंग द VRS, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, और उनको रिप्लेस करता है आजकल का यंग जनरेशन, वो उनको रिप्लेस करता है। अब एक तरफ हमने देखा कि जो सीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ हैं, टैलेंटेड स्टाफ है, दे आर गेटिंग रिटायर, और उनको रिप्लेस कौन कर रहा है? यंग जनरेशन कर रही है। तो दोनों की सोच में, दोनों की मैच्योरिटी में, दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, दोनों की जो डेडिकेशन में बहुत डिफरेंस रहता है, और ये डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत से मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को अराइज कर देते हैं। तो मैनेजमेंट इशू हो जाते हैं, यानी सो मेनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो जनरेशन के बीच में क्रिएट हो जाते हैं। यानी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाती है, यानी वो उस डेडिकेशन के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो काम करना है उस फील्ड को अपना समझ के करना है कि ये बैंक अपनी है, उसको कैसे ग्रो करना है, हमारा जो कस्टमर है उसे कैसे सेटिस्फाई करना है। लेकिन एफिशिएंट स्टाफ दे आर गेटिंग रिटायर, और यंग जो स्टाफ है वो तो आपको पता ही है कि किस तरह से वो काम करते हैं। तो सम टाइम इस तरह से रहता है, उनकी मैच्योरिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो दो एक गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट लेवल पे भी सम टाइम क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में इशू दिखाई देता है। लेकिन ये कुछ फिर
कुछ ना कुछ टैक्टिस फॉलो करके इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा रिजॉल्व भी किया जाता है। नो प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है। तो आने वाले नेक्स्ट जब हम लेक्चर में बात करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, जो इस चैप्टर का 3rd पार्ट होगा, उसमें होगा कि ये इश्यूज़ तो हैं, फिर हमारे सामने ये इश्यूज़ क्या बन जाते हैं, चैलेंज। हम उसे चैलेंज करके लेते हैं, और चैलेंज किया है यानी इन प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन हमें निकालना ही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, नो डाउट इट इज़ अवेलेबल इन द बैंकिंग सेक्टर, बट वी विल ग्रांट इट एज अ चैलेंज। फिर हम उन्हें धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट इशू और क्राइसिस है लॉसेस इन द रूरल बैंक ब्रांचेस। ना हमने देखा था रिसेंट ट्रेंड में कि बैंकिंग सेक्टर्स जो हैं वो अपने ब्रांचेस को एक्सपांड कर रही हैं, यानी बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ में भी अपने बहुत सारे ब्रांचेस को इंक्रीज़ कर रही हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव बीन इंक्रीज, यानी दे आर कवरिंग ईच एंड एवरी रिमोट इंटीरियर एरिया ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखें तो हमारे जो बैंक्स हैं वो अपने बिज़नेस को ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में डेवलप करना ज़्यादा पसंद करती हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि रूरल एरिया में जो मोस्टली उनके कस्टमर्स रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे, वो स्मॉल लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, स्मॉल लेवल पे अपने फंड्स को डिपॉजिट करेंगे, यानी उनका वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर कम होगा, और वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर कम होगा तो उनका प्रॉफिट लेवल कम होगा, प्लस उनके जितने भी क्लाइंट रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। जबकि अर्बन एरिया में साइज़ एंड वॉल्यूम ऑफ द क्लाइंट बोथ आर वेरी लार्ज। तो मोस्टली बैंक्स जो रहती हैं वो अपने ब्रांचेस को एक्सपांशन करना किधर पसंद करती हैं, अर्बन एरियाज़ में। लेकिन रूरल एरियाज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। उनको लगता है कि एग्रीकल्चर एरिया में कितना बिजनेस हो पाएगा, या माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना इन्वेस्टमेंट हमसे मांगेगी, कितना हम उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। उनका क्योंकि बोरोइंग कैपेसिटी लिमिटेड होता है, तो इसके लिए बैंक्स को क्या लगता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन, उनका कंटिन्यूसली बिजनेस को सस्टेन करना, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ चलाना, कॉम्पिटिशन फेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसके लिए उनको लगता है कि इन दीज एरिया वी विल सफ़र द लॉसेस। दैट इज़ वाई दे शो लेस इंटरेस्ट टू ओपन एंड इंक्रीज देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज। वाई? बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ सफरिंग लॉसेस। उन्हें लगता है अगर हम बैकवर्ड एरियाज में जाएंगे तो हमें लॉसेस ज़्यादा सफ़र करने पड़ेंगे। तो ये नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये क्राइसिस हैं, ये हमें इंडियन इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर्स में दिखाई देते हैं। जैसे हमने बैड लोन का प्रॉब्लम कहा, यानी 10.25 लाख करोड़ का बैड लोन जो है वो अप टिल 31 मार्च हमने कहा 2018 में हुआ। यानी अप टिल नाउ अगर हम बात करें तो काफ़ी लोन एक्सपांड हुआ होगा, लेकिन फिर भी ये बैड लोन का अमाउंट, इट इज़ अ ग्रेट हेडेक, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर आवर बैंकिंग सेक्टर, जिन्हें धीरे धीरे रिड्यूस करने की बैंकिंग सेक्टर कोशिश कर रहा है, ताकि जो भी फगेटिव्स हैं, जिन्होंने पैसा बैंक का लिया है और लेके भाग गए हैं, उनके प्रॉपर्टी को सील करना और उनको एक्शन में बेच के कम से कम बैंक जो है वो अपनी कुछ तो लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करती है। और उसी तरह से करप्शन एंड फ्रॉड को हमने देखा कि किस तरह से कुछ बैंक्स की लालच की वजह से, करप्शन की वजह से, फ्रॉड की वजह से बैंक्स को लॉसेस सफ़र करने पड़ते हैं। साइबर थ्रेट्स का आजकल प्रॉब्लम बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैंक्स को कभी कभी लॉसेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स, इनको निगलेक्ट किया गया है। जितना इनकी तरफ फंडिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन ऐसे सेक्टर्स को इतना वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वाई? क्योंकि उनको वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है। दे आर स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेसमैन, या एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं तो वो फार्मर्स को, पीजेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जैसे हमने किया कि CRAR का रेशो हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो मेंटेन नहीं करती हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, इश्यू हुआ, तो हाउ दे विल ट्राई टू ओवरकम फ्रॉम दैट, कैसे सरवाइव करेंगे? तो इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशो रखना चाहिए। इतना तो अमाउंट केप्ट असाइड होना चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो बैंक को प्रोटेक्ट कर सकें, डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, गुडविल को प्रोटेक्ट कर सकें, एटलीस्ट अपनी क्रेडिट स्टैंडिंग को तो बचा सकें। तो उतना क्रेडिट एडिक्वेसी रेशो हमारी बैंक्स के पास अवेलेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंड इशू है। देन पॉलिटिकल प्रेशर, ये तो आप सब जानते हैं कि
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे डिसीशंस जो हैं बैंक के पॉलिटिकल पर्सन्स करते हैं, और वो भी आके प्रेशर में उनको करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें वो आ जाते हैं, तो एनी हाउ दे हैव टू ओबे। तो इसके लिए कभी कभी जो लोन्स हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिनकी तरफ जो डिज़र्विंग पर्सन्स हैं जिधर जाने चाहिए उधर न जाके, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी तरफ वो डाइवर्ट हो जाते हैं, और जो नीडी हैं जिनको ज़रूरत है वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर भी एक प्रॉब्लम है। देन क्राइसिस इन द मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, उनकी इफ़िशेंसी में प्रॉब्लम, उनकी मैच्योरिटी में प्रॉब्लम, हर एक के काम करने का स्टाइल, जैसे यंग जनरेशन है वो अलग सोच रखती है, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, जो थोड़े मैच्योरिटी वाले हैं, जो ओल्डर पीपल हैं, उनकी सोच का तरीका कुछ अलग रहता है। तो इस तरह के कुछ वर्चुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा मैनेजमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में नॉर्मली हमें दिखाई देते हैं। देन लॉसेस इन द रूरल बैंक ब्रांचेस, हमने देखा बहुत से रूरल एरियाज़ ऐसी हैं जहाँ पर अभी तक प्रैक्टिकली बैंक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। वाई? बिकॉज बैंक्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एरियाज़, उस एरिया में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अच्छा नहीं मिलेगा, उनको बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, हाउ दे विल सस्टेन इन द मार्केट, हाउ दे विल फेस द कॉम्पिटिशन, हाउ दे विल अर्न द मोर प्रॉफिट्स। तो इसकी वजह से they will not try to improve more and more facilities in the rural area. Yes friends, तो जिस तरह से हमने ये डिस्कस किया उसी तरह से मैंने नोट्स, आपने पहले ये वीडियो देखा, फिर आप अच्छी तरह से यही सेम नोट्स अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड वेरी इजी नोट्स फॉर योर स्टडी पर्पस। So yes friends, if you like the video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.